दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। कथन 2 था यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं आपके ऑप्शन थे। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों, दोनों ही कथन सही हैं। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में पुणे के शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों में एक निम्न स्तरीय बेसाल्ट पठार की खोज की है। इसी के साथ शोधकर्ताओं ने 24 परिवारों से संबंधित 76 पौधे की प्रजातियों की खोज की है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला कई भू आकृतिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो जैविक रूप से समृद्ध और यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। इसके उच्च पर्वतीय वन इकोसिस्टम भारतीय मौसम पैटर्न को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी घाट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक महत्व के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, किस वर्ष तक सीकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है 2033, 2040, 2045 या फिर 2047। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वर्ष 2047। हाल ही में बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार ने सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रस्ताव रखा। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक सीकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम करना है। इसलिए विकल्प डी सही है। यह मिशन प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0 से 40 आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच करके जागरूकता पैदा करेगा। सीकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। इस बीमारी का लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना पर प्रभाव पड़ता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आमतौर पर गोल और लचीली होती हैं, जिससे वे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती हैं। लेकिन सीकल सेल एनीमिया से ग्रसित होने पर लाल रक्त कोशिकाएं सीकल या आधे चांद के आकार की हो जाती हैं। ये सीकल सेल कठोर और चिपचिपे भी हो सकते हैं, जो रक्त प्रवाह को धीमा कर सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी वर्ष 2047। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिस्टी की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव वृक्षारोपण, प्रवाल भित्तियों का संरक्षण या फिर अंतरिक्ष मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मैंग्रोव वृक्षारोपण। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम बजट में मिस्टी योजना की शुरुआत की। मिस्टी का पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम है। यह एक नया कार्यक्रम है जो भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगा। इसलिए विकल्प बी सही है। यह मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से संचालित होगा। इसका उद्देश्य तटीय मैंग्रोव वनों का सघन वनीकरण करना है। आपको बता दें कि मैंग्रोव शब्द का अर्थ है दलदल में उगे पेड़ या झाड़ियां। मैंग्रोव छोटे वृक्ष या झाड़ी होते हैं जो लवणीय पानी अथवा अर्ध लवणीय जल में पाए जाते हैं। यह पेड़ समुद्री तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर इस तरह के वन पाए जाते हैं। बंगाल में मौजूद सुंदरबन हमारे ग्रह पर मौजूद सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मैंग्रोव वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, वनीकरण अभियान या फिर आदिवासी कल्याण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। हाल ही में आम बजट 2023-24 में पीएम प्रणाम कार्यक्रम की घोषणा की गई। पीएम प्रणाम का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलोरेशन ऑफ मदर अर्थ है। ये योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसलिए विकल्प ए सही है। इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित माइक्रो उर्वरक और कीटनाशक नेटवर्क का निर्माण करेंगे।
इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करना है, जो पिछले साल के मुकाबले इस साल 39% अधिक होकर 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। अगला प्रश्न है, विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह विदेश मंत्रालय की एक पहल है। कथन 2 है, इसका लोगो नमस्ते की छवि से प्रेरित है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन सही है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने भारत में यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान शुरू किया। साथ ही पर्यटन मंत्री ने इस अभियान के लोगों का भी अनावरण किया, जो नमस्ते की छवि से प्रेरित है, इसलिए कथन 2 सही है। विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान पर्यटन मंत्रालय की पहल है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका लक्ष्य भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत को एक प्रमुख यात्रा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत भारत का दौरा करने वाले G20 प्रतिनिधियों को अतुल्य भारत दिखाया जाएगा, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर मेला किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राजस्थान। राजस्थान के डूंगरपुर में 1 से 5 फरवरी तक बेणेश्वर मेले का आयोजन हो रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। बेणेश्वर मेला देश के सबसे बड़े आदिवासी मेलों में से एक है, जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है। यह मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के माघ महीने की शुक्ल एकादशी से शुरू होता है। बता दें कि बेणेश्वर नाम डूंगरपुर में शिव मंदिर में स्थित पवित्र शिवलिंग से लिया गया है। स्थानीय भाषा में बेणेश्वर का अर्थ है डेल्टा का स्वामी। इस मेले का आयोजन माही और सोम नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा में किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय कंदन यानी मिलेट अनुसंधान संस्थान यानी कि IIMR किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हैदराबाद। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान यानी IIMR को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान यानी IIMR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ज्वार एवं अन्य कदनों पर एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की खेती में अपनी प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है। ये संस्थान हैदराबाद में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का स्तंभ है? पहला, IGOT कर्मयोगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली EHRMS। तीसरा, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 1 और 2 कूट ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन सारी की बात को समझते हैं। हाल ही में एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच IGOT कर्मयोगी का शुभारंभ किया गया। यह मंच सरकारी कर्मचारियों का कौशल बढ़ाएगा और उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के जरिए शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद यानी PMHRC सिविल सेवा सुधारों और क्षमता निर्माण को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए शीर्ष निकाय है। मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ हैं। पहला, नीतिगत ढांचा। दूसरा, संस्थागत ढांचा। तीसरा, योग्यता ढांचा। चौथा, ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच IGOT कर्मयोगी। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी EHRMS। और छठा, निगरानी और मूल्यांकन ढांचा। इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, 1 और 2 कूट सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित फेरी शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? आपके ऑप्शन है पनडुब्बी मिसाइल प्रणाली, उड़ने वाला रोबोट, मिनी क्वांटम कंप्यूटर या फिर जैव कीटनाशक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उड़ने वाला रोबोट। प्रमुख परागणकों यानी मधुमक्खी, तितली, ततैया आदि की आबादी दुनिया भर में तेजी से कम हो रही है। परागणकों की तेजी से गिरावट
जैव विविधता एवं खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि ये चिंताएं जल्द ही दूर हो सकती हैं, क्योंकि हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक उड़ने वाला छोटा रोबोट फेरी विकसित किया है। इसलिए विकल्प बी सही है। यह हवा से संचालित होता है और इसे प्रकाश का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। ये रोबोट पौधों में परागण कर सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उड़ने वाला रोबोट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए प्रतिवर्ष 100 दिनों के अकुशल कार्य की गारंटी देता है। कथन 2 है, यदि मांगे जाने के 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो श्रमिक को दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात को समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक 6.49 करोड़ परिवारों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम की मांग की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 2005 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। मनरेगा एक मांग संचालित योजना है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के अकुशल कार्य की गारंटी देती है। इसलिए कथन 1 सही है। इसमें 100 शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत वर्तमान में 15.51 करोड़ सक्रिय श्रमिक नामांकित है। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए शुरू की गई परियोजनाओं में जल संरक्षण, भूमि विकास, निर्माण, कृषि एवं संबद्ध कार्यों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। योजना के तहत कार्य मांगे जाने के 15 दिन के भीतर यदि कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो श्रमिक को दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड्स एंड वाटर, या फिर बायोडाइवर्सिटी एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में दुनिया भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन है, जो आर्द्र भूमि बहाली को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसलिए विकल्प ए सही है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन यानी रामसर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार बना। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं। आपको बता दें कि आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र है जहां जल, पर्यावरण और संबंधित वनस्पति एवं जंतु जीवन को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कारक के रूप में उपस्थित होता है। आसान शब्दों में आर्द्र भूमि क्षेत्र वे हैं जहां की भूमि जलमग्न रहती है। आर्द्र भूमि की एक व्यापक परिभाषा में मीठे पानी और समुद्री एवं तटीय इकोसिस्टम दोनों शामिल हैं, जैसे झीलें, नदियां, दलदल आदि। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण का कोई प्रावधान नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।